हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश दीवान और आज हम बात करेंगे दोस्तों 8 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे दोस्तों आज का हमारा जो है पहला क्वेश्चन। और इससे पहले दोस्तों आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझसे रिलेटेड जो भी अपडेट है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। तो दोस्तों देखते हैं, किस मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच आई पी आई IHIP लॉन्च किया है? ठीक है दोस्तों, तो हमें जो है मंत्रालय बताना है। तो दोस्तों देखेंगे, इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए आयुष मंत्रालय, ऑप्शन बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताना है कि किस मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच अर्थात इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पॉलिसी लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, तो इसका डिटेल्स देख लेंगे हम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच IHIP का शुभारंभ किया। मंच के बारे में, एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम अर्थात IDSP की अ, अगली पीढ़ी का अत्यधिक परिष्कृत संस्करण है। IHIP के नए संस्करण में भारत के रोग निगरानी कार्यक्रम के लिए डेटा एंट्री और प्रबंधन होगा। पहले की 18 बीमारियों की तुलना में अब 33 रोगों पर नज़र रखेगा। यह डिजिटल मोड में निकट वास्तविक समय के डेटा को सुनिश्चित करेगा, जिसे काम करने के तरीके पेपर मोड के साथ पूरा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं IHIP जो है हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा आज का जो है हाल ही में समाचारों में देखे गए भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय बताना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है कोची, ऑप्शन सी है बेंगलोर, ऑप्शन डी है मुन्नार। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों हमारे पास जो है तो इसका देखेंगे दोस्तों राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोची। ठीक है दोस्तों, भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोची में है। कोची कहाँ है दोस्तों? आपका केरल में है। ठीक है, तो इसका डिटेल से देख लेते हैं। यह कोच्चि केरल में मुख्यालय स्थित भारतीय मसालों के लिए भारत सरकार के नियामक और निर्मित प्रोत्साहन एजेंसी है। इसकी स्थापना 1987 मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत की गई थी। ठीक है दोस्तों, समाचारों में क्यों है उसको देखेंगे। स्पाइवेज इंडिया बोर्ड और UNDP। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। स्पाई स्पाइसेज बोर्ड इंडिया और UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इंडिया के एक्सेलरेटर लेब ने एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य है आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार में पारदर्शिता लाना। ठीक है दोस्तों, अ, भारतीय मसालों के लिए ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस विकसित करना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से साथ में क्या है, ब्लॉकचेन आधारित क्या है, ट्रेसेबिलिटी जो है इंटरफेस विकसित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, परियोजना आंध्र प्रदेश के चुनिंदा जिलों में मिर्च और हल्दी की खेती में लगे 3000 से अधिक किसानों के साथ शुरू की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में क्या है, चुनिंदा जिलों में मिर्च और हल्दी की खेती में लगे लगभग 3000 से अधिक किसानों को क्या है उनके साथ शुरू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता है अभी हमारे जो है वर्तमान जो है न्यायाधीश हैं, ठीक है, वो रिटायरमेंट होने वाले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है दोस्तों, उनके जगह में दूसरा नियुक्त किया गया है, जिनका जो है अभी शपथ लेना बाकी है, जो कि 24 अप्रैल को दोस्तों इनका शपथ कार्यक्रम होगा। ठीक है, उसके बाद से नए चीफ जस्टिस बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम बताना है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नथलापति वेंकट रमन, और बी है शरद अरविंद बोबड़े, सी है रंजन गोगोई, डी है अभिषेक मनु सिंघवी। तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों, नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या है दोस्तों? नथलापति वेंकट रमणा। ठीक है दोस्तों, तो
इसके बारे में देखेंगे दोस्तों डिटेल से। उससे पहले बता दूं दोस्तों, अभी हाल ही में इनसे जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं वो कौन है दोस्तों, हमारे पास हैं शरद अरविंद बोबड़े, जिसको ऐसे बोबड़े के नाम से जाना जाता है। उससे पहले दोस्तों रंजन गोगोई जी थे। ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और याद रखेंगे दोस्तों कौन से चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, जो नतलपति वेंकट रमन जी हैं 48वें। ठीक है, 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में न्यायमूर्ति श्री नतलापति वेंकट रमन को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह 24 अप्रैल 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर पदभार संभालेंगे। वह सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े के सेवानिवृत्ति के एक दिन बाद पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है दोस्तों, वे भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। नतलापति वेंकट रमन वे 1983 में एक वकील के रूप में नामांकित हुए और 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिल्ली क्या है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। ठीक है, और साथ ही दोस्तों 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। क्या है, जो अभी वर्तमान जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वेंकट रमणा जी 1 साल और कुछ ही दिनों के लिए रहेंगे। ठीक है दोस्तों, उनके पास बहुत सारा कार्यभार रहेगा। अभी जानते हैं हाल ही में बंगाल में क्या है, इलेक्शन चल रहा है। साथ ही दोस्तों अगले साल मार्च में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है, और मणिपुर जैसे काफ़ी राज्यों में क्या है इलेक्शन होने वाले हैं। उनका भी कार्यभार रहेगा उनके ऊपर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। और साथ ही दोस्तों ये जो रमणा जी हैं, ठीक है, वो क्या है, एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसान परिवार से हैं। इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया हुआ है अपने लाइफ में। तो इस प्रकार से क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आज का। किसने हाल ही में ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो उन्हें 2036 तक सत्ता में रहने की अ, देगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से याद रखेंगे। देश के कोई इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं जिन्होंने कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो 2036 तक वो सत्ता पर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों सी जिनपिंग, ऑप्शन बी है किम जोंग उन, ऑप्शन सी है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, और डी है व्लादिमीर पुतिन। तो इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, सी जिनपिंग है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं। और किम जोंग उन जानते हैं उत्तर कोरिया से हैं। ठीक है, और सलमान बिन कहाँ से हैं, अरब कंट्री से हैं। और व्लादिमीर पुतिन, ठीक है दोस्तों, कहाँ है, रूस से हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जो है हस्ताक्षर किए हैं ताकि 2036 तक अपने क्या है देश के जो इम्पोर्टेंट पद पर बने रहें। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से देख लेंगे। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कानून पर हस्ताक्षर किए जो उन्हें 2036 तक सत्ता में रहने की अनुमति देगा। वह पहले से ही 2 दशकों से अधिक समय से सत्ता में थे। पृष्ठभूमि देख लेते हैं दोस्तों। रूसी संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार कोई व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद धारण नहीं कर सकता है, लेकिन पुतिन 2012 और 18 में लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। ऐसे में वे 2024 में राष्ट्रपति की दावेदारी पेश नहीं कर सकते थे, लेकिन नए संशोधन के अनुसार वह 2036 तक सत्ता में रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं दोस्तों। काफ़ी क्या बोलते हैं, रूस के लिए जो है बहुत ही तगड़े जो है राष्ट्रपति के रूप में हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे देखेंगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में देखी गई शीतलाख्या नदी निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नदी बताना है, शीतलाख्या नदी है वो किस देश से संबंधित है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, तो न्यूज़ में था शीतलाख्या नदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से देख लेंगे। शीतलाख्या नदी बांग्लादेश में बहने वाली ब्रह्मपुत्र की एक शाखा नदी है। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की एक शाखा है। ठीक है, अपने प्रारंभिक चरणों में यह दक्षिण पश्चिम दिशा में और फिर नारायणगंज के पूर्व में मध्य बांग्लादेश में बहती है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे मध्य बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, जब तक कि यह कालाक्षिया के पास धलेश्वरी के साथ विलय नहीं हो जाती ठीक है, तब तक के लिए वो क्या है, बहती रहती है। और साथ में दोस्तों आके देखते हैं समाचारों में क्या होता है। ठीक है, बांग्लादेश में नारायणगंज में शीतलाख्या नदी में एक मालवाहक जहाज से टकराकर
लगभग 50 यात्रियों को ले जा रही बांग्लादेश की नौका जो है डूब गई। ठीक है दोस्तों, एक मालवाहक जहाज़ से क्या है यात्रियों का जो है नौका डूब गई, जिसमें लगभग 50 यात्री थे। ठीक है, कम से कम 26 लोग मारे गए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी दुखद घटना था। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है दोस्तों कि शीतलाख्या नदी कहाँ पर है। ठीक है, तो बांग्लादेश में, मध्य बांग्लादेश में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है नदी। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय खगोलविदों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट को ट्रैक किया है। ठीक है, और इससे खालिस्तान नामक सबसे गर्म प्रकार के तारों में से एक का पता लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, कौन सा जो है सुपरनोवा विस्फोट हुआ था। तो ऑप्शन ए है WR तारे, ऑप्शन बी है ब्लेजर, ऑप्शन सी है रेड जेंट, ऑप्शन डी है क्वेसार। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन ए, WR तारे। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या है सुपरनोवा विस्फोट हुआ था। ठीक है, जिससे इससे क्या है WR तारे नामक सबसे गर्म प्रकार के तारों में से एक का पता लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखेंगे इसके बारे में डिटेल्स। भारतीय खगोलविदों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी की, जिससे एक उल्फ रेड तारे या WR तारे नाम से सबसे गर्म तारों में से एक के बारे में पता लगा है। WR तारे दुर्लभ उल्फ रेड तारे सूर्य से 1000 गुना अधिक प्रकाशमान होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो WR तारे क्या होते हैं, दुर्लभ उल्फ रेड तारे जो है सूर्य से लगभग 1000 अधिक गुना प्रकाशमान होते हैं। ठीक है दोस्तों, वह आकार में बहुत बड़े होते हैं, आकार में भी बहुत बड़े होते हैं, और उनका बाहरी हाइड्रोजन वाला हिस्सा खाली है। ठीक है दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भीतर के बड़े कोर में हिमालयम के हीलियम के संलयन और अन्य तत्वों के साथ जुड़ा है। ज्ञात WR सितारों की सतह का तापमान लगभग 30,000 केल्विन से लेकर 2,10,000 केल्विन तक होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं सूर्य से काफ़ी बहुत ज़्यादा इनका जो है तापमान होता है, जो बाहरी सतह पर 30,000 केल्विन से स्टार्ट होता है। और जबकि दोस्तों आप जानते हैं सूर्य का लगभग कितना है, 1500 या फिर 6000 के आसपास क्या है उनका बाहरी तापमान होता है। ठीक है, केल्विन तक। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, E9 देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बताना है सही ऑप्शन क्या होगा, इसके बारे में पहले कथन देख लेते हैं। पहला कथन है E9 में ई का अर्थ एजुकेशन है। ठीक है, सेकंड है भारत E9 देशों का सदस्य नहीं है। सी है E9 पहल 1993 में शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से कौन सा असत्य नहीं है अर्थात असत्य है, ये बताना है। ठीक है दोस्तों, असत्य कथन बताना है हमें। तो हमारे पास है ऑप्शंस, ऑप्शन ए है दोस्तों ए, ऑप्शन बी है केवल सी, ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 2। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन डी, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी क्या है, कट गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बता सकते हैं दोस्तों इतना में भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों हमारे पास है ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, भारत E9 देशों का सदस्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये राइट आंसर है, असत्य बताया गया है, जबकि E9 देशों का सदस्य है भारत। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से देख लेंगे। E9 9 देशों का एक मंच है। इसे यूनेस्को की पहल सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। कथन एक, E9 में ई का अर्थ एजुकेशन है और 9 का अर्थ 9 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है दोस्तों, कथन सेकंड है E9 पहल के सदस्य देश ब्राज़ील, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको और नाइजीरिया हैं। ठीक है, कथन 3 है इसे 1993 में नई दिल्ली, भारत में EFA शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो समाचारों में क्यों था दोस्तों उसको देख लेंगे। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या है शिक्षा राज्य मंत्री कौन है, हमारे देश के संजय धोत्रे। ठीक है दोस्तों, E9 देशों के मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे, इसीलिए क्या है खबरों में था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रति वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि हाल में क्या है दोस्तों, कोरोना जो है दोस्तों, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट महामारी बन गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास ऑप्शन ए है 4 अप्रैल, ऑप्शन बी है 5 अप्रैल, ऑप्शन सी है 6 अप्रैल, ऑप्शन डी है 7 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन डी, क्या है, 7 अप्रैल, ठीक है दोस्तों। 7 अप्रैल को क्या है, विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। डिटेल से देख लेते हैं इसके बारे में। प्रति वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रयोजन के तहत वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का विषय है। विषय याद रखिएगा दोस्तों, क्या है, काफ़ी सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है विषय, ठीक है। सभी के लिए एक स्वस्थ स्वस्थ दुनिया का निर्माण, ठीक है दोस्तों। सभी के लिए एक स्वस्थ और स्वस्थ दुनिया का निर्माण, ये इसका क्या है, थीम है 2021 के लिए। पृष्ठभूमि देखते हैं दोस्तों। 7 अप्रैल को 1950 से विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया गया है, ठीक है दोस्तों। 7 अप्रैल को 1948 में WHO की स्थापना की वर्षगांठ है, ठीक है दोस्तों। किस उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुआ था, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अर्थात PMAY के दायरे खालिस्तान के दायरे में आती है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन बी है जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन सी है पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो सही ऑप्शन बताएंगे दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन डी, ठीक है। क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। तो इसका डिटेल से देख लेते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जी अर्थात ग्रामीण है, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के दायरे में आता है। समाचारों में क्यों था, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि PMAY के तहत योजना के पहले चरण में 92% लक्ष्य प्राप्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। स्थायी प्रतीक्षा सूची के सभी घरों को अमृत महोत्सव के अंत तक पूरा किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, स्थायी प्रतीक्षा सूची के सभी घरों को अमृत महोत्सव के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी हाल में कितना परसेंट लक्ष्य प्राप्त हुआ है, 92% तक हो गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बताना है कौन सा संगठन है जो विश्व आर्थिक आउटलुक जो है रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है एशिया विकास बैंक, ऑप्शन डी है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों काफ़ी चर्चा में रहता है, जो भी मतलब क्या है रिपोर्ट जारी करते हैं। और रिपोर्ट भी डायरेक्टली पूछा जाता है दोस्तों, एक आध दो रिपोर्ट जो है आता ही है किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। तो इसका बताएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर है विश्व आर्थिक आउटलुक, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक, ठीक है, विश्व आर्थिक आउटलुक। और दोस्तों एक और है विश्व विकास रिपोर्ट, ठीक है दोस्तों, विश्व विकास रिपोर्ट, ठीक है। तो विश्व विकास रिपोर्ट जो है दोस्तों, ये जारी करता है, कौन जारी करता है, विश्व बैंक। इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि अधिकतर चर्चा में रहते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे दोस्तों इसके बारे में डिटेल से। विश्व आर्थिक आउटलुक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी एक सर्वेक्षण है जो आमतौर पर साल में 2 बार होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना बार साल में जारी किया जाता है, 2 बार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक आउटलुक को मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज शीर्षक से जारी किया। मुख्य विशेषताएं दोस्तों, इस रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो है 5% रखा गया है। यह जनवरी 2021 में 11.5% के पिछले अनुमान की तुलना में 1% अधिक होगा, ठीक है दोस्तों। 2023 के लिए ग्रोथ इंडिया को 6.8% से 6.9% तक बढ़ाने की भविष्यवाणी की गई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था 2021 में 6% की दर से बढ़ेगी और इसके 2022 में 4.4% तक बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा
जारी सूची के अनुसार दुनिया का सबसे धनी अरबपति कौन है? ठीक है दोस्तों, अभी फोर्ब्स दोस्तों अमीर लोगों के क्या लिस्ट जारी करता है, तो इसके लिस्ट में बताना है सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, विश्व का पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी है जेफ बेजोस, ऑप्शन सी है एलोन मस्क, ऑप्शन डी है बर्नार्ड अर्नॉल्ड। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, देखेंगे हम, जो इसका राइट आंसर है जेफ बेजोस। ठीक है दोस्तों, जेफ बेजोस कौन है दोस्तों? अमेजन के जो है अमेजोन से हैं। ठीक है, अमेजन से हैं। ठीक है, और उससे पहले दोस्तों कुछ दिन पहले आप जानते हैं एलन मस्क जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, वो अमीर लिस्ट में सबसे आगे थे। ठीक है दोस्तों, तो पहली बार क्या है विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। ठीक है, तो अभी हाल में फिर से जारी किया, उसमें क्या है जेफ बेजोस को बताया गया। ठीक है दोस्तों, और इंडिया लेवल पे दोस्तों आप जानते हैं मुकेश अंबानी जी एशिया लेवल पे टॉप पर हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और एलोन मस्क दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, टेस्ला कंपनी है इनका। और दोस्तों एक और कंपनी है जो है एक्स स्पेस। ठीक है दोस्तों, जो अंतरिक्ष में जो है स्पेस एक्स है। ठीक है, तो जो अंतरिक्ष से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। फोर्ब्स ने हाल ही में दुनिया के सबसे धनी लोगों की अपनी सूची जारी की। यह एक अमेरिकी व्यापार पत्रिका है जिसका स्वामित्व एकीकृत वेल मीडिया निवेश और फोर्ब्स परिवार के पास है। 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नेटवर्थ के साथ जेफ बेजोस सबसे अमीर विश्व अरबपति हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के शीर्ष 2 सबसे अमीर अरबपतियों की फोर्ब्स सूची। मुकेश अंबानी नेटवर्थ 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। गौतम अदानी नेटवर्थ है 50.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। फोर्ब्स की विश्व के 3 सबसे अमीर वर्ल्ड अरबपतियों की सूची देखते हैं दोस्तों। तो इसमें है फर्स्ट जेफ बेजोस हैं, नेटवर्थ है 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और सेकंड है दोस्तों एलोन मस्क, नेटवर्थ है 151 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और थर्ड है दोस्तों अर्नॉल्ड नेटवर्थ। ठीक है दोस्तों, उनका देखते हैं, तो 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो दोस्तों बर्नार्ड अर्नॉल्ड भी लगभग जो है एलोन मस्क के आसपास ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया H2 अलायंस IH2A मुख्य रूप से खालिस्तान पर केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है बढ़ते बैंकिंग क्षेत्र, बी है पशुओं की रक्षा करना, सी है अधिक पौधे उगाना, और डी है दोस्तों हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण। ठीक है दोस्तों, तो बताना है इंडिया H2 अलायंस IH2A मुख्य रूप से खालिस्तान पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल से देखते हैं। ग्लोबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल मेजर्स ने मिलकर इंडिया H2 अलायंस नामक एक नया गठबंधन बनाया है। गठबंधन बनाने की पहल रिलायंस इंडस्ट्रीज और चार्ट इंडस्ट्रीज द्वारा शुरू की गई थी। इंडिया H2 अलायंस IH2A मुख्य रूप से हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण पर केंद्रित है। यह भारत में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगा। इंडिया H2 अलायंस के बारे में देखते हैं दोस्तों। यह मुख्य रूप से रिफाइनरियों, स्टील, सीमेंट, उर्वरक, बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स और हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट उपयोग मामलों जैसे औद्योगिक समूहों पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस सरकार ने लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है दोस्तों, तो राज्य सरकार का नाम बताना है, राज्य सरकार है खासकर यहाँ पर। तो ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास ए दिल्ली सरकार, ऑप्शन बी कर्नाटक सरकार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन डी है केरल सरकार। तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है किस सरकार ने लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए है दिल्ली सरकार। ठीक है दोस्तों, डिटेल देख लेते हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के छात्रों को, सरकारी स्कूल्स के छात्रों और वंचित बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली भर में बस में यात्रा करने में सक्षम करेगा। इस लैब ऑन व्हील्स वाहन में 17 कंप्यूटर और 2 बड़े टीवी और एक 3D प्रिंटर और AC लगी होगी। ठीक है दोस्तों, लोगों के इस्तेमाल के लिए एक प्रिंटर भी लगाया गया है। यह वाईफाई सक्षम होगा जिसमें 100%
पावर बैकअप और पूरी तरह से वातानुकूलित होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो वंचित बच्चों लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आईएनएस सर्वेक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है दोस्तों, तो आईएनएस सर्वेक्षक के संबंध में देखते हैं। हमारे पास कुछ कथन है। फर्स्ट है दोस्तों, यह भारतीय नौसेना में एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है। सेकंड है दोस्तों, इसे जनवरी 2002 में कमीशन किया गया था। ठीक है। थर्ड देखते हैं, यह मॉरिशस में तैनाती पर है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बताना है निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा सही है, ठीक है, ये बताना है। फर्स्ट है, ऑप्शन है केवल एक, बी है केवल तीन, सी है केवल दो, और डी है दोस्तों सभी सही हैं। ठीक है, तो आईएनएस सर्वेक्षक क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन डी, सभी सही हैं। ठीक है दोस्तों, सभी सही हैं। क्या है, आईएनएस सर्वेक्षक भारतीय नौसेना में एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षक जहाज है। इसे 2002 में कमीशन किया गया था और मॉरिशस में तैनाती पर है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सभी कथन सही है। कथन एक क्या बोलता है दोस्तों, यह भारतीय नौसेना में एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है, यह दक्षिणी नौसेना कमान के अधीन है। ठीक है दोस्तों, सेकंड कथन है, यह जनवरी 2002 में कमीशन किया गया था और 2015 के नव प्रवर्तन ट्रॉफी पुरस्कारों में नौसेना दिवस पर उपविजेता ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, थर्ड है, यह पोत मॉरिशस की नौसेना के साथ संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए मॉरिशस में तैनाती पर है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त रूप से कर रहे हैं। ठीक है, यह पोर्ट लुइस मॉरिशस के दौरे पर है और इसने पोर्ट लुइस के गहरे समुद्र क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शुरू किया है। आईएनएस सर्वेक्षक ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान मॉरिशस, सेशल्स, तंजानिया और केन्या में अनेक विदेशी सहयोग सर्वेक्षण आयोजित किए हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकारियों को कितने वर्षों में स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट ऑप्शन बताना है। तो दोस्तों जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसका क्या है, ड्यूरेशन जो है चेंज करने का बात की जा रही है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन ए है प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष, सी है प्रत्येक 3 वर्ष, और डी है प्रत्येक 4 वर्ष। तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकारियों को कितने वर्षों में स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका है दोस्तों जो है राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 वर्ष दोस्तों। ठीक है, पहले 5 वर्ष था, उसको जो है बदल कर 3 वर्ष करने की बात कही जा रही है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में लिखते हैं डिटेल से। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कितने साल में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सॉरी हाँ, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकारियों को अब से प्रत्येक 3 वर्ष में स्थानांतरित किया जाएगा। दिशा निर्देशों के बारे में देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी ने सरकारी संगठनों की सतर्कता इकाइयों में अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। उनके कार्यकाल को एक स्थान पर 3 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। कार्यकाल को 3 और वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, भले ही पोस्टिंग की एक अलग जगह पर हो। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यह सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए 1964 में गठित किया गया था। यह एक सर्वोच्च भारतीय सरकारी निकाय है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्या है, भ्रष्टाचार निवारण के संबंध में इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों संस्था है। साथ में दोस्तों आप देखेंगे सीबीआई है। ठीक है दोस्तों, सीबीआई है, और जो है लोकपाल। ठीक है दोस्तों, लोकपाल है, ये भी भ्रष्टाचार को क्या है रोकने के लिए बनाए गए संस्था है। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट संस्था है सीबीसी, क्या है भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हमारे पास है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कॉपीराइट संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। ठीक है दोस्तों, कॉपीराइट से संबंधित है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास, ए है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बी है संचार मंत्रालय, सी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, डी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं दोस्तों। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में कॉपीराइट संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। संशोधन कॉपीराइट सोसाइटी के कामकाज में पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के लिए एक नया नियम पेश किया गया है, जिसके तहत कॉपीराइट सोसाइटी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट तैयार करने और इसे सार्वजनिक करने की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से याद रखेंगे। इन संशोधनों से कॉपीराइट नियमों का वित्त अधिनियम
2017 के प्रावधानों के साथ सामंजस्य स्थापित हुआ है, जिसके तहत कॉपीराइट बोर्ड का अपीलीय बोर्ड में विलय कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे पास। हाल ही में समाचारों में देखा गया थ्री ब्रांडेड रोज फिंच खालिस्तान का एक प्रकार है। ठीक है दोस्तों, किसी प्रजाति से रिलेटेड है दोस्तों, उसको देखते हैं। हमारे पास ऑप्शंस, ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है पक्षी, ऑप्शन सी है तितली, ऑप्शन डी है सांप। तो हमें बताना है दोस्तों थ्री बैंडेड रोज फिंच किसका प्रजाति है। तो यह दोस्तों क्या है, तो यह है दोस्तों एक प्रकार का पक्षी है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं दोस्तों। थ्री ब्रांडेड रोज फिंच एक प्रकार का पक्षी है जो चिड़िया परिवार फ्रिंजिलिडे प्रकार की प्रजाति है। समाचारों में क्यों था दोस्तों? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने पक्षी की एक नई प्रजाति दर्ज की है दोस्तों। ठीक है, बॉम्बे हिस्ट्री क्या है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, जो दोस्तों क्या है जीव जंतुओं के बारे में रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो जिसे थ्री ब्रांडेड रोज फिंच कहा गया है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश के उच्च ऊंचाई वाले शंकुधारी जंगलों की खोज करते समय इसकी पहचान की गई है। तो कहाँ पर देखा गया है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है थ्री ब्रांडेड रोज फिंच। यह दक्षिणी चीन का निवासी है। याद रखेंगे, जो इसका स्थायी निवासी है कहाँ का है दोस्तों? दक्षिणी चीन का है। ठीक है दोस्तों, और भूटान में एक आवारा बिना घर वाला व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो क्या है, थ्री ब्रांडेड रोज फिंच क्या है? एक पक्षी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के अनुसार भारत के ऋण जीडीपी अनुपात बढ़कर खालिस्तान हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसको देखेंगे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारे पास ऋण और जीडीपी का अनुपात दोस्तों। तो इसका ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। पहले ऑप्शन ए है 90%, ऑप्शन बी है 85%, ऑप्शन सी है 95% और ऑप्शन डी है 80%। इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन ए 90%। डिटेल से देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत का ऋण जीडीपी अनुपात 74% से बढ़कर 90% हो गया है। ठीक है दोस्तों, यह 2021 में बढ़कर 99% हो जाएगा। उम्मीद जताई कि आर्थिक सुधार के साथ ही ये घटकर 80% पर आ जाएगा। ऋण जीडीपी अनुपात यह उसी इकाई में मापी गई जीडीपी को अपनी मुद्रा की इकाइयों में मापा गया सरकार के ऋण के बीच का अनुपात है। ठीक है दोस्तों, इस बिंदु पर जब ऋण जीडीपी अनुपात कम होता है तो इसका मतलब है कि देश उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और बिक्री करता है जो अतिरिक्त ऋणों को वापस किए बिना ऋण का भुगतान करने के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं दोस्तों, क्या है ऋण जीडीपी अनुपात जो है ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर ज़्यादा हो जाता है ऋण जीडीपी अनुपात तो देश के लिए क्या है दोस्तों, काफ़ी निराशाजनक है। और कम हो जाता है तो ये क्या है, देश के विकास के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के किस अधिकारी ने सबसे तेज एकल साइकिलिंग करतबों के लिए गिनीज वर्ल्ड सॉरी दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? ठीक है दोस्तों, तो दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं दोस्तों। तो उनका नाम बताना है कौन से भारतीय सेना के अधिकारी हैं। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है लेफ्टिनेंट कर्नल माधुरी कानिटकर, और बी है दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल KJS ढिल्लन, ऑप्शन सी है लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू, और डी है दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल परमजीत सिंह सांघा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। जो है दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं जो भारतीय सेना के अधिकारी हैं, और जो है दोस्तों तेज एकल साइकिलिंग में। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन सी दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू। ठीक है दोस्तों, याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है दोस्तों। डिटेल्स देख लेते हैं। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने पिछले साल अक्टूबर से सबसे तेज एकल साइकिलिंग करतबों के लिए दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में देखते हैं दोस्तों, क्या है। पन्नू ने पहला रिकॉर्ड तब बनाया था जब वह 10 अक्टूबर 2020 को लेह से मनाली 472 किलोमीटर की दूरी तक साइकिल चलाकर केवल 35 घंटे और 25 मिनट में पहुंचे थे। ठीक है दोस्तों, पन्नू ने दूसरा रिकॉर्ड 5,942 किलोमीटर लंबे स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग को जो है बनाया, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है दोस्तों। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों उन्होंने 14 दिन 23 घंटे और 52 मिनट में उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, पूरा भारत का दौरा कर लिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ठीक है, तो कौन है दोस्तों? भारत पन्नू। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है म्यून G2 निम्न में से किससे संबंधित हैं? ठीक है दोस्तों, तो
किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास ए है कण भौतिकी, ऑप्शन बी है सापेक्ष यांत्रिकी, ऑप्शन सी है शास्त्रीय यांत्रिकी, ऑप्शन डी है प्रकाशिकी और ध्वनिकी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर देख लेंगे दोस्तों। म्यून जी क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है कण भौतिकी। ठीक है दोस्तों, म्यून प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे एक क्या है दोस्तों, बहुत ही माइक्रो जो कण है, जो है किससे रिलेटेड है? भौतिकी से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। म्यून G2 जी, जिसको दोस्तों G-2 बोलते हैं, ठीक है, नामक एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग के नए प्रकाशित परिणाम प्रकृति के नियमों को नियंत्रित करने वाली नई कण भौतिकी की संभावनाओं को इंगित करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रयोग के बारे में देखते हैं दोस्तों। यह अमेरिकी ऊर्जा विभाग की फर्मी नेशनल एक्सेलरेटर प्रयोगशाला में आयोजित किया गया था। प्रयोग के परिणाम, जिसने म्यून नामक एक उप परमाणु कण की जांच की, मानक मॉडल की भविष्यवाणियों से मेल नहीं खाते, जिस पर सभी कण भौतिकी आधारित है, और इसके बजाय 20 साल पहले एक प्रयोग में खोजे गए विरोधाभास की पुष्टि करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से याद रखें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। म्यून G2 क्या है? कण भौतिकी से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट जो है, सर्वेक्षण जो है, क्या है, किया गया था, जिसमें क्या है दोस्तों, उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, उसके संबंध में हमें बताना है कि ये क्या है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण जारी किया है। ठीक है दोस्तों, किसने किया है? भारतीय रिजर्व बैंक बोल रहा है, पहला कथन है। और सेकंड है दोस्तों, यह प्रति 4 माह में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है उनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों हमें। तो क्या है? हमारे पास रिपोर्ट है दोस्तों, क्या है? उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण किससे इसका राइट आंसर है दोस्तों, हमारे पास इसका राइट आंसर है, इसका सही उत्तर बताना है, केवल एक सही है। ठीक है दोस्तों, इसका क्या है राइट आंसर? केवल एक। केवल सेकंड क्वेश्चन है में क्या था दोस्तों, प्रति वर्ष 4 माह में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित किया जाता है, जो कि गलत है दोस्तों। ये क्या है? 2 माह है। ठीक है, 2 माह। ठीक है, 2 माह में प्रकाशित किया जाता है। इस पर डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। केवल कथन ए सही है। कथन ए के बारे में देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की। यह सर्वेक्षण 5000 उत्तरदाताओं के बीच देश के प्रमुख शहरों में आयोजित किया गया था। कथन सेकंड देखते हैं दोस्तों। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रति 2 माह में आयोजित किया जाता है। प्रमुख बिंदु है, उपभोक्ता विश्वास सूचकांक जनवरी 2021 में 55.5 अंक से घटकर मार्च 2021 में 53.1 अंक हो गया है। भविष्य की उम्मीदें जनवरी 2021 में 117.1 से घटकर मार्च 2021 में 108.8 हो गई है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। और इस प्रकार से दोस्तों हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, और हमने आज का टोटल जो क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप कि मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि मुझसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और दोस्तों, मेरे तरफ से आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।